प्यारे बच्चों, आप सभी को याद है कि लास्ट क्लास में मैथमेटिक्स की लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में भी आए। ओके, आज हम लोग उससे आगे चलेंगे, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी होगी दैट इज एक्सरसाइज 3.2। उस एक्सरसाइज 3.2 का आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देखेंगे कि 3.2 में आने वाली कौन कौन सी चीजें हैं और उनको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ये सारी बातें आज हम सीखेंगे। और एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में ना आज हमारे पास है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस का मतलब होता है आव्यूहों पर संक्रियाएं, आव्यूहों पर संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं क्या होती हैं? ये आव्यूहों पर संक्रियाएं मैं आपको बताऊं। आव्यूहों पर संक्रियाएं जैसे नॉर्मल रियल नंबर्स का आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आप बचपन से पढ़ते आए हैं। योग, उनका घटाव, उनका गुणन, उनका भाग, ये आप पढ़ते आए हैं बचपन से। ओके, और आज वही ऑपरेशंस हमको आव्यूहों पर अप्लाई करने हैं, यानी कि आव्यूहों का हम क्या क्या सीखेंगे। देखो ध्यान से सुनिए मेरी बात कि हम क्या क्या सीखेंगे। हम ये सीखेंगे सबसे पहले सीखेंगे आव्यूहों का योग, आव्यूहों का योग सीखेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दूसरा सीखेंगे आव्यूहों का घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन, आव्यूहों का घटाव। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ये आव्यूहों का घटाव सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे आव्यूहों का गुणन। गुणन में हम दो चीजें सीखेंगे। हम पहले ये सीखेंगे एक आव्यूह का किसी अदिश से गुणा, एक आव्यूह का किसी अदिश से गुणा, एक आव्यूह का किसी अदिश से गुणन। पहले तो हम ये सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अदिश का मतलब कोई रियल नंबर ले लेंगे, 1 2 3 4 -1, ऐसा कुछ भी, कोई वास्तविक संख्या लेकर हम उसे आव्यूह से गुणा करके आपको दिखाएंगे। फोर्थ चीज जो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पर हमको सीखनी है वो है एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह से गुणा। एक आव्यूह का एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह से गुणन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक। इतनी सारी चीजें सीखनी है। और एक बात मैं बताऊं, इन सब की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। योग की प्रॉपर्टी है, घटाने की प्रॉपर्टी है, अदिश का गुणा कराओगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आव्यूह का दूसरे आव्यूह से गुणा करने की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके सब की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं।
तो प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे, लेकिन वो बाद में देखेंगे। पहले इन सब को सीखेंगे कि ये कैसे होता है, इनकी क्या शर्तें हैं, ये सारी चीज समझनी है हमको। ओके, तो वन बाय वन हम इनको समझते चलते हैं। सबसे पहले हम अवयवों का योग ले लेते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, देखो आपको करना ये है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं और आपको उनको ऐड करना है, तो ऐड करने की अपनी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? कंडीशन नंबर 1 ये है कि जिन दो अवयवों को आप जोड़ना चाहते हैं, उन दोनों अवयवों के क्रम, उनकी कोटियां आपस में समान होनी चाहिए। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस, आप दो को जोड़ना चाहते हैं तो दो का, तीन को तो तीन का। ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस शुड बी सेम। जितनी भी अवयवों को आप जोड़ना चाहते हैं, उन सभी अवयवों का ऑर्डर, उनका क्रम सेम होना चाहिए। पहली चीज तो ही आप जोड़ ही सकेंगे। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप उनको जोड़ ही नहीं सकते, आप योग निकाल ही नहीं सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि ठीक है, अगर ऑर्डर सेम है इसका मतलब हम जोड़ सकते हैं। अब अगर हम जोड़ सकते हैं तो जोड़ने की अपनी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि आप अवयवों के संगत अवयवों को ही जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे जब हमने इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पढ़ी हुई थी तो अवयवों के संगत अवयव ही बराबर किए जाते थे ना। ऐसे ही जब दो अवयवों को आप जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? उनका क्रम बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप उनको ऐड करें तो उनके संगत अवयवों को ही जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग elements should be added. Corresponding elements should be added. So these are the two conditions कि जब ये दोनों कंडीशन फॉलो होंगी तो आप ऐड होके आपका आंसर आएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ अवयवों को जोड़ करके दिखाता हूं। देखिए जरा ध्यान से आप। एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमारे पास कुछ अवयव हैं। एक अवयव ये है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और ये मैट्रिक्स का क्रम है 2/3, 2 into 3 का क्रम है। एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है 4 5 6 7 8 9। एक मैट्रिक्स ये है हमारे पास। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, दो इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। इसका ऑर्डर है 3/2 का। एक मैट्रिक्स हमारे पास है 0 2 4 6 8 10। इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? इसका ऑर्डर है 2/3 का ऑर्डर है इसका। मान लेते हैं अपने मन से मैंने ये 3 अवयव ले लिए। अब सबसे पहले तो ये आप ध्यान से देखिए, इनमें से कौन से 2 अवयव हैं जिन्हें हम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है? ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस शुड बी सेम। जिन 2 मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे केवल वही जोड़े जा सकते हैं। तो क्या हम ए और बी को ऐड कर सकते हैं? ए का ऑर्डर क्या है? 2/3 एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी? दैट इज 3/2। Is the order of both the matrices same? Answer is no. Though both the matrices have no same order. इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका ऑर्डर 3/2 है, तो इनके ऑर्डर बराबर नहीं है। अगर ऑर्डर बराबर नहीं है तो हम ए और बी को ऐड नहीं कर सकते। Then we can write A plus B is not possible.
ए प्लस बी संभव नहीं है, नहीं जोड़ सकते आप। क्यों? क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है। तो क्या हम बी और सी को ऐड कर सकते हैं? बी का ऑर्डर 3/2 है, सी का ऑर्डर 2/3 है। अगेन वी कांट ऐड देम, सो अगेन वी कैन राइट दैट बी प्लस सी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। बी प्लस सी भी संभव नहीं है। तो फिर क्या संभव है? क्या ए और सी को ऐड कर सकते हैं? ए का ऑर्डर है 2/3, सी का ऑर्डर है 2/3, तो क्या ए और सी को हम ऐड कर सकते हैं? आंसर इज यस, ए और सी को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। सो ए प्लस सी इज पॉसिबल। अब ये तीन में से केवल ए और सी को ही ऐड किया जा सकता है, तो ठीक है, ए और सी को हम ऐड करके देखते हैं। ए प्लस सी, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, प्लस सी की वैल्यू क्या है? देखो, सी की वैल्यू है 0 2 4 6 8 10। अब इनको ऐड करना है आपको, ठीक है। तो जब इन्हें आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मैंने आपको बोला कि संगत अवयव ही जोड़े जाएंगे। एक का संगत अवयव इस मैट्रिक्स में कौन है? 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स में 0 है, तो 1 में जब 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 में आप 2 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। 3 में आप 4 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। 4 में इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। 5 में 8 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। 6 में 10 ऐड करेंगे 16 आ जाएगा। इस तरह से, और ध्यान से देखें बेटा, इस जो आंसर है हमारा उसका ऑर्डर क्या है? उसका ऑर्डर 2/3 का। इसका मतलब एक चीज और याद रखें, ए और सी दोनों का ऑर्डर 2/3 था। दोनों को जुड़ के जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2/3 उसका भी ऑर्डर रहेगा। समझ आया आपको? इसका मतलब यह हुआ कि पहली बात तो दोनों सेम ऑर्डर वाले ही जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज, जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी हमारी जो जुड़ने वाली मैट्रिसेस हैं उन्हीं के ऑर्डर के बराबर आएगा। मान लेते हैं बाई चांस एक मैट्रिक्स है हमारे पास AIJ M/N ऑर्डर की, एक मैट्रिक्स है हमारे पास BIJ M/N ऑर्डर की, ठीक। अब जब आप इन्हें ऐड करेंगे, जब ये A प्लस B ऐड होगी तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस तरीके की होगी? AIJ प्लस BIJ और उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा? M/N। ये चीज ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो ये रहा दो अवयवों का योग। आप कैसे करेंगे? दो से ज्यादा को भी ऐड करना हो तो भी यही कंडीशंस लगाएंगे। तो क्या एक से एक साथ हम दो से ज्यादा मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते? आंसर कर सकते हैं। अगर एक बार में एक से ज्यादा, दो से ज्यादा 3 4 5 मैट्रिसेस को ऐड करना है तो भी आप कर सकते हैं, बट कंडीशंस आपको याद रखनी है कि क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ओके, ये चीज आपको याद रखनी। एंड आई होप कि एडिशन समझ में आ गया है आपको, ठीक है। ऑर्डर बदलेगा नहीं, ये आपको बहुत याद रखना है, ठीक है। तो आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसका जो दूसरा पॉइंट है अवयवों का घटाव, उसको ले लेते हैं कि एक अवयव में से दूसरे अवयव को माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप जल्दी से नोट कर लें बेटा इसे। सेकेंड नंबर बेटा हमने लिया सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का घटाव। देखिए, आप देख रहे होंगे कि जब अवयवों का घटाव हमने लिया है तो यहां पर हमने बहुत सारी चीजें जो पहले से लिखी हैं हमने यहां से इरेज नहीं की उनको। क्यों? क्योंकि अवयवों का योग और अवयवों का जो घटाव होता है इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। ये करीब करीब लगभग एक जैसे ही आते हैं। बस फर्क इतना होता है कि जब अवयवों का योग है तो आप जोड़ते हैं और जब अवयवों का घटाव है तो एक में दूसरे को माइनस करते हैं। बस इतना सही डिफरेंस आता है। बाकी कंडीशंस भी वही हैं जो योग के लिए थी। क्या? ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस शुड बी सेम। जिन दो मैट्रिसेस का आपस में आप डिफरेंस पता लगाना चाहते हैं, अंतर पता लगाना चाहते हैं, उन दोनों अवयवों के आपस में
ये बराबर होने चाहिए कोटियां, जिन्हें आप ऑर्डर कहते हैं, क्रम। दूसरी चीज, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी एडेड, नहीं सबट्रैक्टेड। दोनों अवयवों के संगत अवयवों को ही आपस में घटाना चाहिए। अब एग्जाम्पल में भी वही एग्जाम्पल मैंने ले लिया। अब आप ध्यान से देखें, क्या ए में बी को माइनस कर सकते हैं? तो सबसे पहली कंडीशन हमने चेक की कि दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है, तो हम ए में से बी को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए ए माइनस बी इज नॉट पॉसिबल। तो क्या बी माइनस ए पॉसिबल है? बी माइनस ए भी पॉसिबल नहीं है। बी माइनस सी पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि बी और सी के ऑर्डर सेम नहीं है, तो बी माइनस सी भी पॉसिबल नहीं है, और सी माइनस बी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या ए माइनस सी पॉसिबल है? आंसर इज यस, ए माइनस सी पॉसिबल है। ए माइनस बी इज नॉट पॉसिबल एंड बी माइनस ए इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। बी माइनस सी इज नॉट पॉसिबल एंड सी माइनस बी is also not possible. A minus C is possible and C minus A is also possible. अब आप सोचेंगे एडिशन में तो ये सब नहीं लिखा गया था, सब्ट्रैक्शन में क्यों लिख दिया? तो एडिशन में बेटा मैं आपको बताऊं, जब एक अवयव में दूसरा अवयव जोड़ते हैं तो चाहे आप A में B को ऐड करें वही आंसर आता है, या आप B में A को ऐड करें फिर भी वही आंसर आएगा। पर सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप मैट्रिक्स ए में बी को माइनस करते हैं तो जो आंसर आएगा वो बी में से ए को माइनस करने से नहीं मिलेगा आपको, इसलिए ए माइनस बी की वैल्यू अलग होती है और बी माइनस ए की वैल्यू अलग होती है, इसलिए उनको अलग अलग मैंने लिखा हुआ है। ठीक, ओके। अब ए माइनस सी भी पॉसिबल है और सी माइनस ए भी पॉसिबल है, क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है, तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस सी, ए की वैल्यू देखो कितनी है, पहले लिख देते हैं। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 माइनस सी की जगह पर क्या है 0 2 4 6 8 10। माइनस करिए, संगत अवयव ही माइनस किए जाएंगे। 1 में माइनस होगा 0, तो 1 में 0 को माइनस करोगे तो बेटा 1 आ जाएगा। 2 में 2 को माइनस करोगे तो 0 आएगा। 3 में 4 को माइनस करेंगे -1, 4 में 6 को माइनस करेंगे -2, 5 में 8 माइनस करेंगे -3, 6 में 10 माइनस करेंगे -4, और इसका ऑर्डर भी वही रहेगा जो इन दोनों का ऑर्डर था। ये हमने क्या निकाल लिया? ए माइनस सी। हम चाहें तो C माइनस ए भी निकाल सकते हैं, एंड यू विल सी दैट A माइनस सी एंड C माइनस ए आर डिफरेंट। C कहाँ, C की वैल्यू क्या है देखो, C की वैल्यू है 0 2 4 6 8 10। माइनस A को माइनस करना है, A है 1 2 3 4 5 6। ठीक, माइनस करिए, 0 संगत अवयव माइनस होंगे, तो यहां का फर्स्ट मैट्रिक्स के 0 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स में कौन है? 1, तो 0 में 1 माइनस करेंगे तो -1, 2 में 2 माइनस करेंगे तो 0, 4 में 3 माइनस करेंगे +1, 6 में 4 माइनस करेंगे +2, 8 में 5 माइनस करेंगे +3, 10 में 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। और अब आप देखें ऑर्डर तो वही है 2/3, बट A माइनस सी एंड C माइनस ए आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए हमने ये सारी चीजें लिखी थी। तो दो अवयवों का अंतर कैसे निकालते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, दो अवयवों का अंतर भी इसको आप बोल सकते हैं। तो हमने अवयवों का योग पढ़ लिया, हमने अवयवों का घटाव पढ़ लिया। अब हम पढ़ना चाहते हैं एक अवयव का किसी अदिश से गुणन। तो आप एक काम करें,
प्लीज इसको पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद हम अवयवों का अंतर पढ़ते हैं, ठीक है? आप जल्दी से नोट कर लें बेटा। थर्ड पॉइंट पे है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, मतलब एक अवयव का एक अदिश से गुणन, एक अवयव का किसी अदिश से गुणन। स्केलर अदिश, इसका मतलब है एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर जिससे आप आर से लिखते हो, ठीक है? कोई भी वास्तविक संख्या, उससे हम किसी अदिश किसी अवयव को मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। इसमें क्या होता है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। मैट्रिक्स के ऑर्डर की कोई कंडीशन नहीं है कि मैट्रिक्स ऑर्डर कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें बस इतना हो जाएगा, सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू दैट इज Aij ऑफ ऑर्डर m by n एंड वी हैव ए स्केलर, और हमारे पास एक स्केलर नंबर है k। तो अगर हम इस k को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k and in place of a we can write Aij of order m by n। जब k को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो बाहर अदर अदिश नंबर है ना, स्केलर नंबर, इसको अंदर ले जाएंगे और अवयव के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा k इंटू Aij ऑफ ऑर्डर m by n। ये ka की वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब यूं, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो जो भी अदिश नंबर होगा उसको हम मैट्रिक्स के अंदर एंटर करा देंगे, अवयव के भीतर प्रवेश करवा देंगे, मैट्रिक्स के अंदर इंटर करा देंगे और जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब एलिमेंट्स में मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, उन सारे एलिमेंट्स में मैं इसको गुणा करा दूंगा, उन सारे एलिमेंट्स में गुणा करा दूंगा। मतलब अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास मैट्रिक्स है और हमें क्या करना है, हमें इसमें एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हमें इसका 2a पता लगाना है। तो आप देखें 2 एक स्केलर नंबर है, उसको हम a से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो 2 इंटू a की जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, मल्टीप्लाई करवा दीजिए। क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट हैं सबको 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये क्या मिल जाएगा, 2 से 1 को करेंगे 2 2 2 जार 4 2 3 जार 6 8 10 12 14 16 19 2 9 जार 18, सॉरी। तो इस तरीके से अब देखा, जो बाहर नंबर था इसका हमने अवयव के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दिया। यही मैं इसमें बताना चाहता था आपको, ठीक। अब आप देखिए, अगर हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स है कोई 1 2 3 4, अब ये मैट्रिक्स थी 3 by 3 ऑर्डर की और ये मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर की, और इसमें हम 3b निकालना चाहते हैं, मतलब हम मैट्रिक्स b में 3 से गुना करना चाहते हैं। तो हमने 3 लिखा और b लिख दिया, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट्स में करना पड़ेगा, 3 1 जार 3 3 2 जार 6 3 3 जार 9 3 4 जार 12, ये वैल्यू आ गई 3b की, ये 2a की वैल्यू आ गई थी, a हमें दिया गया था, और ये 2a की, ये 3b की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप और कोई मैट्रिक्स ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 3। अब अगर 2 by 3 है और इसमें मैं चाहूँ 4c फाइंड आउट करना, तो 4 की जगह 4 लिखा, c की जगह 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देंगे, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 1 जार 4 4 2 जार 8 4 3 जार 12,
16, 20, 24, ये वैल्यू आ गई 4c की। तो इस तरह से बेटा आप किसी भी अवयव को एक अदिश से मल्टीप्लाई करवा सकते हो, और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आपका इसमें कोई कंडीशन नहीं लगती। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर छोटी सी होती है, उसको मैं और आपको बताना चाहता हूँ। इसे बोला जाता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स किसको कहते हैं? बड़ा सिंपल है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो जो भी आंसर आएगा उसे हम नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2/3, और मैंने इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 × 1 2 3 4 5 6, ये क्या मिलेगा आपको? -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि ये जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी ये नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का नेगेटिव है। ठीक है, तो -a इज द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स a। ये एक छोटी सी चीज है, उसको आपको दिमाग में रखना है। तो ये हमने तीसरा पॉइंट कर लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब हम करना चाहते हैं एक अवयव का दूसरे अवयव से गुणन। तो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं 4th पॉइंट पर आ जाता हूं। ओके, 4th पॉइंट है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम 2 अवयवों को आपस में गुणा करेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करवाया जाता है। ठीक है, क्या शर्त है उसके लिए, और उन शर्तों को अगर फुलफिल करती हैं दोनों अवयव, फिर उसके बाद हम उनको गुणा कैसे करवाते हैं, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि अब मान लेते हैं हमारे पास एक अवयव है a, जिसके जो एलिमेंट्स हैं a i j, इसका ऑर्डर है m/n का, और एक हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है a i j, दूसरी मैट्रिक्स है, और वो मैट्रिक्स ऐसी है कि उसका ऑर्डर है p/q, p × q। तो एक ये मैट्रिक्स है a i j m × n, एक मैट्रिक्स b है a i j p × q। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको करना है। देखो, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हैं, 2 तरह से, मतलब हम इनके गुणा कर सकते हैं। कैसे 2 तरह से गुणा कर सकते हैं? या तो हम ab निकाल सकते हैं, और या तो हम ba निकाल सकते हैं, या तो हम दोनों निकाल सकते हैं, ab और ba दोनों भी निकाले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कब होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है? आप देखें, जब ab आप निकालेंगे तो पहले a है बाद में b है, जब आप ba निकालेंगे तो पहले b है बाद में a है। ठीक है, अब शर्त सुनिए कि शर्त क्या है। शर्त ये है बेटा कि अगर आप ab कर रहे हैं, ab, तो जो मैट्रिक्स पहले होगी उसका ये नंबर, जो मैट्रिक्स बाद में होगी उसके इस नंबर के बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर n p के इक्वल है, n शुड बी इक्वल टू p। अगर n की वैल्यू p के इक्वल है तब तो इनका ab ज्ञात कर सकते हैं, अदरवाइज ज्ञात नहीं कर सकते। तब ab ज्ञात किया जा सकता है, ab ज्ञात किया जा सकता है। इसी तरह से अगर आप ba निकालना चाहते हैं, ba, तो क्या होगा? जैसे हमने मैट्रिक्स b लिखी हुई है a i j p × q, और मैट्रिक्स a लिखी हुई है
AIJ M into N। तो अगर आप BA ज्ञात करना चाहते हो, यानी कि B पहले और A बाद में, तो जो पहले होगा उसका ये नंबर, जो बाद में आएगा उसके इस नंबर के इक्वल होना चाहिए। मीन्स इस सिचुएशन पे Q M के इक्वल होना चाहिए। तो अगर Q M के इक्वल है तो BA निकाला जा सकता है, तब BA ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने AB कब पॉसिबल है और BA कब पॉसिबल है, ये चीजें आपको बताई। अब आप इन दोनों को अच्छे से देखो ध्यान से, और क्या दोनों में कोई शर्त दिखाई दे रही है आपको? आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। AB जब हम ज्ञात करने के लिए हमने शर्त निकाली तो क्या कंडीशन मिली है हमको, ध्यान से देखिए। हमको मिली है AB के लिए N शुड बी इक्वल टू P। क्या आप बता सकते हैं, जैसे इस मैट्रिक्स का ये क्रम मैंने लिखा, ऑर्डर लिखा, इसके ऑर्डर है M into N, तो N क्या है? N है स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, और इसका ऑर्डर P into Q लिखा है, तो इसमें P क्या है? P है इसके पंक्तियों की संख्या। आपको नहीं लगता कि A और B का अगर मल्टीप्लिकेशन हम करवाने जा रहे हैं उस वक्त A में स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही इसमें जब आप BA कराने जा रहे हैं तो B में स्तंभों की संख्या Q इसके स्तंभों की संख्या, B पंक्तियों की संख्या, और A की M क्या है? पंक्तियां, N स्तंभ है। तो अगर BA ज्ञात कर सकते हैं तो उसी समय ज्ञात कर सकते हैं जब B में स्तंभों की संख्या A में पंक्तियों की संख्या के इक्वल हो। इसका मतलब साफ है, दो आव्यूहों का गुणनफल हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ये एक कॉमन कंडीशन निकल करके आ गई दो आव्यूहों के मल्टीप्लिकेशन की। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये आई, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to the number of rows in second matrix। आप समझ रहे हैं इसका मीनिंग? मैं फिर से आपको पढ़ के दिखा दूं। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स मीन्स पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। पहले आव्यूह में स्तंभ दूसरे आव्यूह में पंक्ति। तो अगर पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर दो आव्यूहों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल, ये तो शर्त की बात हुई कि ऐसा होगा तो मल्टीप्लाई होगा, ऐसा अगर ये शर्त नहीं होगी तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर मल्टीप्लाई नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हुआ तो करेंगे कैसे? अब ये बात आती है, तो उसको समझने की कोशिश करिए। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देखिए। हाँ, एक चीज बेटा और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे A और B का मल्टीप्लाई हुआ, होगा कब जान गए हैं आप, लेकिन अगर हुआ तो वो जो नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा AB, उसका क्रम क्या होगा? जैसे जो आपको मैट्रिक्स AB मिलेगा, कुछ भी मिलेगा AIJ, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो पहली बात तो N जब P के इक्वल होगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक। अब जब AB आप कर दोगे तो जो AB आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर होगा M by Q, M into Q। ये छोटी सी चीज याद रखिए,
m इंटू क्यू। n और p ये बराबर होंगे तब तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब ये एक दूसरे को मल्टीप्लाई करने में लग गए तो बाकी जो बचे m इंटू क्यू ये ए बी का ऑर्डर बन जाएंगे। सिमिलरली अगर बी ए पॉसिबल हुआ तो q और m बराबर होंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक। लेकिन जब बी ए आएगा तो उसको क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा p, ये ए आई p इंटू n, ये उसका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक ठीक है। अभी इसको करते हैं, आपको समझ में पूरी बात आ जाएगी। जैसे हम यहां पर कोई भी नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हमने ए ले। इसके बाद एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं मैट्रिक्स बी, जिसमें ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6। कैसे भी ले लो आप चाहे नंबर बदल सकते हैं, आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 7 8 9 10 11 12। एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स से ले ली। इसका ऑर्डर बताइए। दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 by 3, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें तो 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, तो इसका ऑर्डर है 3 by 2। अब सबसे पहले देखने की बात यह है कि क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्या ए बी पॉसिबल है, ए बी। तो हमको क्या चेक करना है, ए में जो पहले है उसमें स्तंभ कितने हैं और जो बाद में है उसमें पंक्तियां कितनी। ए में कितने स्तंभ हैं, 3, बी में कितनी पंक्तियां हैं, 3, इसका मतलब बराबर है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, हियर नंबर ऑफ कॉलम्स in A is equal to number of rows in B। A में स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। अब A में स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, therefore AB is possible। AB पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बी ए पॉसिबल है। अगर आप बी ए चेक करना चाहते हैं, बी इंटू ए, तो फिर बी में स्तंभ देखो और ए में पंक्तियां देखो। बी में कितने स्तंभ हैं, बी में 2 स्तंभ हैं। ए में कितनी पंक्तियां हैं, ए में 2 पंक्तियां हैं, बराबर, ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब है कि यहां नंबर ऑफ columns in B is equal to number of rows in A। B में स्तंभों की संख्या, B में स्तंभों की 2, A में पंक्तियों की संख्या 2 है, बराबर है, therefore BA is also possible। BA भी पॉसिबल है। आप AB भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप BA भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो, पहले मैं ए बी कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं। ए बी, हाँ एक चीज मुझे बताइए, जो ए बी मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा। ए बी मैट्रिक्स जो मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ए बी, ये नंबर इस नंबर के इक्वल हो गया, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ए बी का ऑर्डर क्या होगा, 2 by 2, यही देखो हमने यहां पर बताया है आपको। ये अगर इक्वल हो गए तो m इंटू एन, m इंटू क्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको ए बी मिलेगी। तो 3 और 3 बराबर हो गए तो 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मिलेगी। कहने का मतलब यूं, जो ए बी मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसका ऑर्डर होगा 2 by 2 का ऑर्डर होगा, उसका 2 by 2 का ऑर्डर होगा। तो हमने इसको ऐसे लिखा, देखो जब भी आप मल्टीप्लाई करें आपसे कभी गलती नहीं होगी अगर आप इस तरीके से पहले मैट्रिक्स का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ए बी पॉसिबल है तो हमने ए बी निकालने की कोशिश की। अब जब ए बी निकालने जाएंगे तो हमने देखा कि ए बी का क्रम क्या आएगा,
2x2 क्रम की आएगी मैट्रिक्स, तो ए बी आएगी 2x2 क्रम की आएगी। जनरल रिप्रेजेंटेशन तैयार कर लो 2x2 क्रम की मैट्रिक्स का। यहां A11, A12, A21, A22, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन मैंने बना लिया। और अगर आपने ये सोच समझकर एक बार ए बी का जनरल रिप्रेजेंटेशन बना ली तो अब आप समझ लीजिए कि आपका पूरा आंसर आ गया। केवल इतना बना पा जाए, आप नहीं बना पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। अगर ये बना लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होगा। देखो बेटा कैसे, अब हम ए बी निकालेंगे। तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 इंटू बी की वैल्यू क्या है देखो 7 8 9 10 11 12। ओके, अच्छा, अब ये है ए बी का जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका मतलब क्या है तो सभी बच्चे गौर से देखें। यहां पर मुझे A11 लिखना है। A11 मीन्स, ध्यान से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यही तो इसका मतलब निकलता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। लेकिन मल्टीप्लाई में इसका क्या मीनिंग है? मल्टीप्लाई में इसका मतलब है पहली मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसकी फर्स्ट रो ले लो और इसका फर्स्ट कॉलम ले लो। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई तो बस आंसर आने में अब देर नहीं है। ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। सबसे पहले क्या करें, चेक करें कि मल्टीप्लिकेशन होके ए बी पॉसिबल है कि नहीं है। जब आपको ये मिल जाए कि ए बी पॉसिबल है तो ये पता लगाओ कि ए बी का क्रम क्या रहेगा। ए बी का क्रम होगा 2/2। क्रम पता लग जाए तो उसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन तैयार कर लो। अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन तैयार कर लिया तो उसी से देख के मल्टीप्लाई करवाते जा सकते हो आप। कैसे? A11 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी फर्स्ट रो का इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। जो पहले लिखा होगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स का होगा, जो नंबर बाद में लिखा होगा वो दूसरी मैट्रिक्स। ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी फर्स्ट रो को इसकी फर्स्ट कॉलम से गुणा करवाइए और गुणा करवाइए संगत अवयवों का। जैसे इसकी फर्स्ट रो ले रहे हैं और इसका हम फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं, तो इस फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है इस फर्स्ट कॉलम से। तो हमको एक को किससे गुणा करना है? 7 से। 1 × 7 करेंगे 7। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। 3 को करना है 9 से, 3 9s are 27 और इन सब को आपस ऐड कर देना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन अगर आपने ये बना है तो ये बड़ा इजी है आपके लिए। मैं फिर से एक बार बता देता हूं। A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी फर्स्ट रो लीजिए, इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाइए। फर्स्ट रो है 1 2 3, इसका फर्स्ट कॉलम है 7 8 9। तो 1 को 7 से, 2 को 8 से, 3 को 9 से करिए। 1 को 7 से 7, 2 को 8 से किया 16, 3 को 9 से किया 27 और सबको आपस में ऐड कर दिया। ठीक, अब A12 है। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब इसकी फर्स्ट रो लेनी है, इसका सेकंड कॉलम लेना है आपको। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी फर्स्ट रो हम ले लेते हैं और इसका ले लेते हैं सेकंड कॉलम और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। 1 को 10 से, 2 को 11 से, 3 को 12 से। तो 1 को 10 से करेंगे तो 10, 2 को 11 से करेंगे 22, 3 को 12 से कर देंगे 36। A12 हो गया। अब A21, A21 का मीनिंग क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि पहली मैट्रिक्स का सेकेंड रो लेना है ये और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब 4 को करना है 7 से, 5 को 8 से, 6 को 9 से। 4 को 7 से करिए 28, 5 को 8 से करिए 40, 6 को 9 से करिए 54। ओके, अब यहाँ A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि पहली मैट्रिक्स का सेकेंड रो दूसरी मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम, पहली मैट्रिक्स का सेकेंड रो दूसरी मैट्रिक्स का सेकेंड
इनको मल्टीप्लाई करना है 4 को 10 से, 5 को 11 से, 6 को 12 से। तो 4 को 10 से करेंगे दिस विल बी 40, 5 को 11 से करेंगे 55, 6 को 12 से करेंगे 72। बस सारे एलिमेंट हो गए। अब आप इनको कैलकुलेट कर लो, बस आपका आंसर आ गया। समझो ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा हमें, देखो इनको सबको जोड़ देंगे, 16, 7, 23, 23 और 27 ये मिलके बन जाएंगे 50। इनको जोड़ेंगे 36 और 22, 58 और 10, 68 आ जाएंगे। ये 6 2 8, 3 2 5 1 6। ठीक है, इनको ऐड करो, 8 12 की 2 हाथ से लगा 1 2 1 3 4 7 5 12। इसको ऐड करेंगे तो 5 और 2 7, फिर 7 5 12 4 16। ये आ गया 2/2 का मैट्रिक्स और ये ए बी का आंसर मिल गया आपको। इस तरह से ए का हमने बी से मल्टीप्लाई करवा लिया। एंड आई होप कि अब आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप 1 बार 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको ये बिल्कुल अच्छे से रट जाएगा। अच्छा, इसमें बीए भी पॉसिबल था ना, तो मैं बीए भी निकाल करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं बीए का जनरल रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहूंगा। जैसा कि मैंने इसमें आपको समझाया था, जब भी कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो तो सबसे पहले उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन बना लो, उससे बहुत हेल्प मिलती है मल्टीप्लाई करने में। बीए सबसे पहले देखो कि बीए का ऑर्डर क्या होगा, बी ए का ऑर्डर क्या होगा। बी का क्रम क्या है 3/2, ए का क्रम है 2/2, 2 से 2 बराबर है, इसका क्रम आ जाएगा 3/3 का, 3/3। आप चेक करके देख लीजिएगा बी ए का क्रम क्या होता है, P इंटू एन, P इंटू एन, यानी कि इसका क्रम आएगा 3/3। ये दोनों बराबर, अगर 3/3 इसका ऑर्डर आएगा तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन बना। अब अगर ये जनरल रिप्रेजेंटेशन बना, इसी के बेसिस पर बस हम आंसर निकाल देंगे। ठीक है, बी ए में पहले बी लिखोगे 7 8 9, ये 10 11 12। ए की जगह पर ये नोट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हमने बी की जगह बी, ए की जगह ए लिख दिया। चलिए मल्टीप्लाई स्टार्ट करी। सबसे पहले बेटा क्या है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, लेकिन पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। 7 को 1 से करेंगे 7 प्लस 10 को 4 से करना है 40। फिर इस फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम से करिए। 7 देखो 7 10 को 2 5 से, तो 7 को 2 से, 10 को 5 से, 7 2s are 14 और 10 को 5 से करेंगे 15। इसी को अब इससे A13 आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, रो फर्स्ट है पर कॉलम इस बार थर्ड हो गया। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 7 को 3 से करना है 21, 10 को 6 से करना है 60। अब ये लाइन कंप्लीट। अब इस लाइन पे आइए, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का काम खत्म, सेकेंड रो लेनी है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 8 को 1 से, 11 को 4 से, 8 1s are 8, 11 4s are 44। अब A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 8 को 2 से, 11 को 5 से, 8 को 2 से 16, 11 को 5 से 55। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 8 को 3 से, 24, 11 को 6 से 66। ओके, सेकेंड लाइन कंप्लीट हो गई। थर्ड लाइन के बारे में देखिए, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का काम खत्म, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 को 1 से, 12 को 4 से, 9 1s are 9, 12 4s are 48। ठीक है, अब इस रो को इस कॉलम से करना है,
तो 9 को 2 से, 11 को 12 को 5 से, 9 को 2 से करेंगे 18, 12 को 5 से करोगे 60। अब A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करना तो 9 को 3 से, 12 को 6 से, 9 3 27 और 12 6 72, ऐसे। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 47, 50 और 54 करोगे 64, 60 और 61 करोगे 81, 44 8 52, 55 10, 65 और 6 71, 66 20 86 4 90, 48 और 9 57, 60 और 18 78, 729 729 99। ये आ गया बी ए की वैल्यू। तो इस तरह से बेटा हम दो मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आया है। आप इस तरीके से और भी क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। इस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो ठीक है। अवयवों का गुणनफल इसमें कहीं पर हो तो हम ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल वहां से आपको करके दिखा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर 12। आप एक काम करें, आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तब हम आपको वो एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, उससे जो बची हुई बातें होंगी वो और क्लियर हो जाएंगी आपको। ओके, एग्जाम्पल नंबर 12 में ए की ये वैल्यू दी गई है, बी की ये वैल्यू दी गई और पूछा गया है ए बी ज्ञात करिए। ठीक है, मैं बी ए का भी जिक्र करना चाहूंगा इस पे। सबसे पहले इसमें इसका क्रम क्या है, 2/2। इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। सबसे पहले हम चेक करेंगे ए बी और बी ए में, ए बी और बी ए कौन पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं है। अगर ए बी चेक करना है तो क्या करेंगे, ए में स्तंभ बी में पंक्तियां। तो ए में कितने स्तंभ हैं, 2। बी में कितनी पंक्तियां हैं, 2। बराबर है तो ए बी पॉसिबल है। हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। देयरफॉर ए बी ज्ञात किया जा सकता है। ए बी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, अच्छा बी ए की थोड़ा सा बात करके देखो जरा। तो बी में स्तंभ और ए में पंक्तियां। बी में कितने स्तंभ हैं, बी में 3 स्तंभ हैं और ए में पंक्तियां कितनी हैं, ए में पंक्तियां 2 हैं। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए। देयरफॉर बी ए ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ए और बी में ए बी हम ज्ञात कर सकते हैं और बी ए ज्ञात नहीं कर सकते, पॉसिबल है शर्त के मुताबिक। अब अगर ए बी पॉसिबल है तो उसका आंसर क्या होगा, चलिए ए बी निकालते हैं। ए की वैल्यू है 6 9 2 3 और बी की क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू है 2 6 0 7 9 8। हाँ, ये काम तो हमने किया ही नहीं। ए बी का पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन हमको बना लेना चाहिए। मैं यहां बना देता हूं, नहीं तो मुझे इरेज करना पड़ेगा। ए बी, जब आप ए बी निकालोगे तो ए बी में ए में स्तंभ और बी में पंक्तियां बराबर हैं, तो जो ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसका ऑर्डर आएगा 2 into 3 का। ए बी का ऑर्डर होगा 2 into 3, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ होंगे। जनरल रिप्रेजेंटेशन A11 A12 A13 A21 A22 और A23, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। 2 पंक्तियां होंगी 3 स्तंभ होंगे। क्लियर, ओके। अब यही वैल्यूज इसमें से निकालनी है। सबसे पहले A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लाई करना अब आपको मालूम ही है, 6 को 2 से करना है, 9 को 7 से करना है। 6 2 12, 9 7 63। क्लियर। फिर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम ये। 6 को 6 से, 9 को 9 से। 6 6 36, 9 9 81। अच्छा, अगला A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये थर्ड कॉलम। 6 को 0 से, 9 को 8 से। 0 + 9 8 72। ओके। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम है। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। 2 को 2 से, 3 को 7 से। तो 2 2 4, 3 7 21। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो 2 को 6 से, 3 को 9 से। 2 6 12, 3 9 27। अब A23 है तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम। 2 को 0 से, 3 को 8 से। तो 0 + 24। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज 75, 3 2 5 6 1 7। 6 1 7 8 3 11, 117। 6 1 7 8 3 11, ठीक है। ये 72, 21 4 25, 7 2 9 2 1 3 और ये है 24। ये ए बी की वैल्यू निकल करके आ गई। और क्योंकि बी ए पॉसिबल ही नहीं था, ज्ञात ही नहीं कर सकते, इसलिए हमने बी ए नहीं निकाला। 75 117 72 25 39 24, ये हमारा आंसर आ गया। एंड नाउ आई होप कि अब आपको दो अवयवों को आपस में कैसे गुणा करते हैं समझ आ गया। पर ये बहुत याद रखिए कि जब भी आप दो अवयवों का गुणा कराने जाएं, देन वेरी फर्स्ट you have to prepare a general representation for multiplication। अगर आप मल्टीप्लिकेशन का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं, then it will be very easy to multiply both the matrices। इसलिए प्लीज जो मैंने तरीका बताया है वो तरीका अपनाएं, आपसे कभी गलती नहीं हो सकती। ठीक है, ओके। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद इनमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी, और इसके बाद वी विल क्लोज इट। ओके, तो आप जल्दी से नोट कर लें, प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं। ओके बेटा, अब हम लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। सबसे पहले मैट्रिक्स के योग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम देख लेते हैं जल्दी से। जैसे सबसे पहला है क्रम विनिमय नियम, जिसे आप अंग्रेजी में कॉम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ में ये होता है कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो अवयवों का जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है मतलब आप a + b की वैल्यू निकालो या आप b + a की वैल्यू निकालो, दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ जाएंगी। चाहे आप a और b दो अवयव हैं, a को पहले लिखो b को बाद में लिखो, a और b, a में b जोड़ो, या b को पहले a को बाद में लिख के फिर आप ऐड करो, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आएगी। तो इसका मतलब है मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम क्या होता है? साहचर्य नियम को अंग्रेजी में बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या देखते हैं? इफ वी हैव थ्री मैट्रिसेस, इफ वी हैव three matrices A, B and C, अगर हमारे पास तीन अवयव हैं A, B और C, तो then A plus B plus C is equal to A plus B plus C। ये एसोसिएटिव लॉ है। इसका मतलब है जो मैट्रिक्स एडिशन है, अवयवों का जो योग है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। मतलब
अगर आपके पास 3 अवयव हैं, आपने पहले क्या किया, पहले बी में सी को ऐड किया, फिर जो आंसर आया उसमें ए को ऐड कर दिया, ठीक, इससे एक आंसर मिलेगा। फिर आप क्या करिए, पहले आप ए और बी को ऐड करिए, जो आंसर आएगा उसमें सी ऐड कर दीजिए, और आप देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आते हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए अवयवों का योगफल साचर्य नियम का पालन करता है। योग के तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ओके, ये अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स में कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड किया जाए कि योग के तत्समक का अस्तित्व, एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी मैट्रिक्स में एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड की जाए कि आंसर में वही शुरू वाली मैट्रिक्स आ जाए, तो दूसरी वाली मैट्रिक्स को हम बोलेंगे पहली वाली मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे इफ वी हैव वन मैट्रिक्स ए, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, तब आप थोड़ा ध्यान से देखें, अगर एक मैट्रिक्स ए में हम कोई जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दें, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स आपको याद है, जीरो मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज आर जीरो, जिसके सारे अवयव कितने क्या होते हैं, जीरो, उसे जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं और उसको जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारे पास एक अवयव ए है और उस अवयव में हमारे पास एक अवयव ए है, उस अवयव में अगर हम जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं, या जीरो मैट्रिक्स में हम ए मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं, तो हम पाते, सॉरी आप ऐसे लिख दो, अगर अवयव ए में जीरो को ऐड करोगे तो भी ए मिलेगा, या आप जीरो मैट्रिक्स में ऐड करोगे तो भी ए मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे जो जीरो मैट्रिक्स होती है वो किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी होती है, तत्समक होता है। इसका मतलब योग के तत्समक का अस्तित्व होता है, और योग का तत्समक कौन होता है, जीरो मैट्रिक्स। तो हम लिख सकते हैं जीरो मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के योग में एडिटिव आइडेंटिटी का अस्तित्व है, और कौन सी मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी का काम करती है, जीरो मैट्रिक्स। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ए, अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, तो योग के प्रतिलोम इस मैट्रिक्स के योग का प्रतिलोम हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे कि उसको जब हम इसमें ऐड करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। ऐसी कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है, सोचो। अगर ऐसी एक मैट्रिक्स माइनस ए है तो ऐसा करने से जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, आप देखिए, या ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस ए मैट्रिक्स है वो ए का क्या है, ए का योग का प्रतिलोम है। इसको बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जब हम दोनों को आपस में जोड़ें तो आंसर जीरो आ जाए। तो आप देखें ए का एडिटिव इनवर्स कौन है, माइनस ए, और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स कौन है, प्लस ए। सो ए एंड माइनस ए आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों ही एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं।
सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इसी तरह से मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में भी प्रॉपर्टीज हैं, तो आप प्लीज इन्हें नोट कर लीजिए और इसके बाद हम आपको आगे की प्रॉपर्टीज पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में बेटा देखते हैं कि जब हम एक अवयव को एक अदिश से गुणा करते हैं तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज हैं। मतलब एक अवयव है और एक अदिश है, उसके मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था ना हमने, उसकी प्रॉपर्टीज देखना है। तो मान लेते हैं, माना ए व बी दो, ए व बी दो समान क्रम के ए व बी दो समान क्रम के अवयव हैं, ठीक, तथा के व एल दो अदिश संख्याएं हैं। दो अदिश संख्याएं हैं, तब ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, बस छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। के क्या है, कांस्टेंट, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं। ओके, ऐसे ही यहां पर के और एल कांस्टेंट है, ए मैट्रिक्स है, ये सेकंड, ये फर्स्ट। क्या हो सकता है, अगर इन दोनों मैट्रिसेस के जोड़ में के से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं, के ए प्लस के बी, ये आप कर सकते हैं। दो मैट्रिसेस के योग में आप के से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वही आंसर आएगा जो ए में के का और बी में के से मल्टीप्लाई करके जोड़ने से आएगा। सिमिलरली अगर के और एल दो कांस्टेंट नंबर्स हैं और उनको एक मैट्रिक्स ए से, इनके दोनों को योग को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करवाना है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी के ए प्लस के एल। इस तरीके से एक अवयव के अदिश से गुणधर्म के, एक अवयव को जब अदिश से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ये होंगी। प्रॉपर्टीज कोई ज्यादा खास नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टीज सिलेबस में हैं इसलिए आपको देखना तो जरूर पड़ेगा। आप नोट कर लीजिए बेटा प्लीज इन्हें। इसके बाद हम आ जाते हैं अवयवों के गुणन की प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए, अवयवों के गुणन के गुणधर्म। ओके, जल्दी से नोट कर लें बेटा इसे आप। नेक्स्ट है बेटा अवयवों के गुणन के गुणधर्म। ये जो मल्टीप्लिकेशन हमने अवयवों का पढ़ा था ना, उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। उसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले साचर्य नियम, जैसे आपने योग में देखा था क्रम विनिमय नियम, मैं आपको बताऊं जो अवयवों का गुणन होता है ना वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। आप याद रखिएगा, अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। मतलब ए बी और बी ए अगर दोनों पॉसिबल हैं तो ए बी की वैल्यू बी ए की वैल्यू के बराबर जरूरी नहीं है कि आएगी, एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। इसलिए अवयवों का जो गुणन होगा वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। आप इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, ठीक है। ओके, अब दूसरा आ जाते हैं साहचर्य नियम, जिससे अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, इफ वी हैव थ्री मैट्रिसेस if we have three matrices A, B and C, then A B C A B C। अगर पहले हम A को B से मल्टीप्लाई करें फिर जो है उसको C से करें तो वही आंसर आता है जो पहले B और C को मल्टीप्लाई करके फिर A से मल्टीप्लाई करने से आता है। इसका मतलब है अवयवों का गुणनफल साचर्य नियम का पालन करता है। ये चीज याद रख लीजिए। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये होता है कि इफ वी हैव थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी, आप समझ सकते हैं। तो मैं बताऊं कि अगर A प्लस बी इंटू सी, तीन अवयव हैं ए बी और सी, अवयव ए और बी का योग किया गया और उसके योग में सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो आंसर है इसकी वैल्यू आएगी ए सी प्लस बी सी के इक्वल, ए सी प्लस बी सी। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। ए प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस बी सी के इक्वल आएगा। एक चीज बहुत याद रखें
कि जैसे ए सी बाद में है तो ये सी को दोनों जगह पर बाद में ही आपको लिखना है। आप सी ए प्लस सी बी नहीं लिखेंगे, ए सी प्लस बी सी ही लिखेंगे। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए अगर ऐसे लिखा और बी प्लस सी बाद में लिखा है तो भी अवयव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। अब देखो ए पहले है तो ए बी प्लस ए सी, दोनों जगह पर ए पहले ही आएगा। इस तरीके से जो अवयव होता है वो वितरण नियम का भी पालन करता है। इस तरीके से अवयव का गुणनफल। ओके, अच्छा, गुणन के तत्समक का अस्तित्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? गुणन का तत्समक, जैसे एक अवयव आपके पास ए है तो इस अवयव के गुणन का तत्समक उस अवयव को बोला जाएगा जिस अवयव का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करवा दें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। फिर से ए हमारे पास एक अवयव है, एक दूसरा अवयव अगर हमारे पास बी है, उस बी को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करवा दें और हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, तत्समक अवयव मिल जाता है, तो बी को ए का तत्समक कहा जाएगा। ठीक है, तो गुणन के तत्समक का अस्तित्व होता है और ऐसा भी होना चाहिए। ए को बी से कराएं तो आई आ जाए और अगर हम बी को ए से करा दें तो भी आई आना चाहिए। उस वक्त बी को ए का आइडेंटिटी कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ए को बी का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। देन ए एंड बी आर द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज ऑफ ईच अदर। उस समय ए बी का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा और जो बी होगा वो ए का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। हाँ, डिफरेंस की प्रॉपर्टीज लगभग करीब जो आपकी बिल्कुल सेम उसी तरीके की होती हैं जैसे कि आपके अवयव के योग की प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। जैसे जो अंतर होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। इसका मतलब है a माइनस बी की वैल्यू b माइनस ए के बराबर नहीं आती। जो अंतर होता है वो साहचर्य नियम का भी पालन नहीं करता है। ठीक है, तो इस वजह से अंतर में ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लगभग फॉलो नहीं होती हैं, इसलिए डिफरेंस की प्रॉपर्टीज हमने यहां पर नहीं लिखी हुई है। फिर से दो अवयवों के अंतर के क्रम विनिमय नियम को भी पालन नहीं करता। जैसे थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, a माइनस बी की वैल्यू b माइनस ए के बराबर नहीं आएगी, तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा है। साहचर्य नियम में अगर मैं बात करूं कि a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, तो साहचर्य नियम का भी पालन नहीं होता है। बात समझ में आई आपको? साहचर्य नियम का भी पालन नहीं होता है, इसलिए क्योंकि डिफरेंस के लिए ज्यादातर प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होती हैं, इसलिए डिफरेंस की प्रॉपर्टीज का भी हमने जिक्र नहीं किया हुआ है। आप ऐसे इसको जैसे है कि ये कैसे हो जाता है, आप इसको चेक भी कर सकते हो बेटा। जैसे देखो, बाहर माइनस अंदर के निशान बदल जाएंगे तो a माइनस बी प्लस सी हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी माइनस सी, और अब आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए हमने डिफरेंस की प्रॉपर्टीज का जिक्र भी नहीं किया। अब हमको करना ये है, एक्सरसाइज 3.2 का हमने पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 3.2 से पहले जो एग्जाम्पल्स उनको सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंट्रोडक्शन, और उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 करना स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप चाहें तो इंट्रोडक्शन मैंने पूरा बता दिया है, आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, आपको आ जाएंगे।
तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, सबसे पहले 3.2 से पहले वाला एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ रही है आपको। अगर आपको जरा से भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज जरूर कमेंट करके मुझे बताएं, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे की पढ़ाई हम लोग करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ओके, थैंक यू।